गुड मॉर्निंग क्लास। विश्वास करियर लाइन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम बीएससी के जितने भी पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड कंटेंट स्टडी करने वाले हैं और डायरेक्टली अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर कंपटीशन में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं और मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। तो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूँ कि ये जो आपके पास कंसेप्ट्स हैं ये मैकेनिक्स के अंदर, मोशन के अंदर स्टडी किए जाते हैं और प्रैक्टिकली जितनी भी तरीके की मोशंस हम स्टडी करते हैं अराउंड द वर्ल्ड प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए, वो एसटीआर के रिजल्ट्स को ही फॉलो करती है। जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो अब तक हमने जो मैकेनिक्स स्टडी करी है वो न्यूटोनियन फिजिक्स के अकॉर्डिंग करी है। हम न्यूटन के कंसेप्ट स्टडी करते हैं, इक्वेशंस हो गए, लॉज हो गए और सारी की सारी चीज़ों को जब हम 12th क्लास तक स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम न्यूटन के कंसेप्ट्स ही अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमको मैकेनिक्स के कंसेप्ट्स को एसटीआर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, किस तरह से टाइम, फोर्सेस वगैरह वेरी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात ये आती है कि एसटीआर की हमको रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्यों रिक्वायरमेंट किया गया, क्या क्या इसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं, क्या नई चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम न्यूटोनियन कंसेप्ट्स की बात करें, न्यूटोनियन फिजिक्स की बात करें, न्यूटन ने जो आपके पास फिजिक्स स्टडी करा था उसकी बात करें, तो देखिए न्यूटन का फिजिक्स एक तरीके से टाइम के ऊपर वैलिड था। ठीक है, जो बेसिक पैरामीटर न्यूटोनियन फिजिक्स में माना गया था वो था टाइम, और न्यूटन ने टाइम को हमेशा क्या माना था, कांस्टेंट बोल दिया था कि टाइम जो होगा वो सभी तरीके के रेफरेंस सिस्टम्स के लिए हमेशा एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी कंसीडर किया जाएगा। हम हमेशा टाइम को कांस्टेंट मानकर चलते हैं, चाहे से सिस्टम कोई सा भी हो, चाहे से लोकेशन कोई सी भी हो, या सभी तरीके के एटमॉस्फेरिक फैक्टर के थ्रू जो टाइम है हमारे पास वो कांस्टेंट माना जाता है। अब देखिए, जब हम टाइम को कांस्टेंट मानते हैं तो आपको इसको किसी तरीके से डिफाइन भी करना होगा, और जब आपने टाइम को कांस्टेंट मान रखा है तो ये हमेशा हर जगह यूनिफॉर्मली बिहेव करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात हो जाती है कि जब न्यूटोनियन फिजिक्स में हम टाइम स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेशन आई कि व्हाट इज टाइम। आप टाइम को किस तरीके से समझाओगे, किस तरह से समझोगे, या टाइम से क्या मतलब समझते हैं। तो अगर टाइम की हम डेफिनेशन देखी जाए तो हम ये बोल सकते हैं, इट इज़ जस्ट अ फैक्टर टू ऑर्डर द पर्टिकुलर फिजिकल इवेंट्स। ठीक है, जितने भी हमारे पास भौतिक घटनाएं घट रही हैं उनको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने के पीछे जो कारक है उसी को समय माना गया है। जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें कि हमारे पास जो हमारा डेली रूटीन है, जो हम दैनिक दिनचर्या की बात कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी दिनचर्या हमारे पास समय के ऊपर वैलिड मानी गई है। जैसे हमने कहा कि 5 बजे हम उठते हैं, 6 बजे हम नहाते हैं, 7 बजे हम कोचिंग जाते हैं, 8 बजे हम ये क्लास लेते हैं। तो पूरा की पूरा आपने जो डेली का रूटीन है वो केवल टाइम के बेसिस पर डिफाइन कर रखा है। अगर हमारी लाइफ में से टाइम को हटा दिया जाए, घड़ी को हटा दिया जाए, तो हमारे सारे के सारे क्रियाकलाप होंगे, जो डेली एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं वो परफॉर्म करेंगे। बस ये है कि उनका जो एक ऑर्डर होगा वो अव्यवस्थित हो जाएगा, वो एक तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्डर में घटित नहीं होंगी। हम हो सकता है 5 की जगह 6 बजे उठें, आगे पीछे चीज़ें हो जाएं। तो जो समय हमारे पास है वो समय सभी भौतिक घटनाओं को व्यवस्थित करने का एक कारक माना गया है, और इसके अलावा आप समय को किसी भी अन्य तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हो। इट इज़ जस्ट एन इल्यूज़न, ये केवल एक भ्रम है। टाइम जो है वो एक इल्यूज़न माना गया। अब यहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है कि जब हम अलग अलग लोकेशंस के लिए, और जब यहाँ पर मैं लोकेशंस की बात कर रहा हूँ तो हम एज अ यूनिवर्स ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, हम पूरे ब्रह्मांड के लिए एक एप्लीकेबल थ्योरी कंसीडर करना चाहते हैं, पूरे यूनिवर्स के लिए एक थ्योरी कंसीडर करना चाहते हैं। तो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में जो न्यूटोनियन कंसेप्ट थे वो कम पड़ रहे थे, या वो एक तरीके से गलत थे, उनके रिजल्ट हमको ढंग से प्राप्त नहीं हो रहे थे। आप ये समझिए कि जब आप किसी भी चीज़ को लाइट के सापेक्ष स्टडी करते हो, प्रकाश के सापेक्ष स्टडी करते हो, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम टाइम में हमेशा पीछे की ओर ही बढ़ते हैं। ये चीज़ समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको एक बहुत ही सिंपल लेवल के एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाए कि सपोज़ आपके पास सूरज से धरती पर जो लाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट में पहुंचती है।
या हम ये कह रहे हैं कि धरती पर हमें जो अभी प्रकाश मिल रहा है, पृथ्वी पर जो हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है, वह फोटोन, वह प्रकाश सूरज पर 8 मिनट पहले जनरेट हुआ होगा या सूरज की सतह से वो 8 मिनट पहले ट्रेवल किया होगा। अगर सडनली अभी सूरज जलना बंद कर दे, किसी भी एक काल्पनिक स्थिति हमने मानी कि सपोज सूरज का सारा के सारा फ्यूल ख़त्म हो गया, वहाँ पर फ्यूज़न रिएक्शंस होना बंद हो गई और इंस्टेंटली आपके पास जो सन है वो ग्लो करना बंद कर दे, वो फोटोन उत्सर्जित करना बंद कर दे, तो ये बात तो हमें 8 मिनट पहले 8 मिनट बाद में पता चलने वाली है, क्योंकि सूरज से जो प्रकाश धरती पर पहुंच रहा है उसको ट्रेवल करने में 8 मिनट लग रहे हैं। या फिर इसको ऐसे समझिए कि सपोज़ हमारे पास ये अर्थ है और हमने एक दूसरा प्लेनेट माना, एक दूसरी गैलेक्सी में इस प्लेनेट को कंसिडर कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा दूर है, या ये मान लिया जाए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज 7 करोड़ लाइट ईयर्स है। लाइट ईयर आपके पास वो दूरी है जो लाइट एक साल में कंप्लीट करती है। तो सपोज़ एक अर्थ है, एक प्लेनेट हमने कंसिडर करा, काफ़ी ज़्यादा दूर माना, दूसरी गैलेक्सी में मान लिया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना लिखा, 7 करोड़ प्रकाश वर्ष माना। तो अगर आपके पास हम पृथ्वी पर कोई ऐसा टेलीस्कोप लगाएं, पृथ्वी पर कोई ऐसा दूरदर्शी लगाएं कि आप इस प्लेनेट को देख पा रहे हो, तो ये तो वो बात हुई कि आप इस प्लेनेट के 7 करोड़ साल पहले के हिस्से को देख रहे हो। क्योंकि जब हम देख रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि लाइट, ये जो हम रिसीव कर रहे हैं वो लाइट कितने साल पुरानी है, 7 करोड़ साल पुरानी है। तो इस तरीके से कि जब आप चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा दूरी पर स्टडी करते हो तो एक तरीके से आप टाइम के, समय के पूर्व या समय के पहले वाले हिस्से को देखते हो। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर क्या हो रहा होगा इसका पता लगाना एक तरीके से इम्पॉसिबल है। तो ये तो एक छोटा सा बेसिक एक्सप्लेनेशन है कि न्यूटोनियन कंसेप्ट के अलावा हमको एक नई थ्योरी की क्या रिक्वायरमेंट आई, क्यों रिक्वायरमेंट आई। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरली जितने भी तरीके के हम रेफरेंस सिस्टम मानते हैं, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, या जितने भी तरीके के मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हैं, जैसे कंप्लीट यूनिवर्स की बात कर ली जाए तो उसका क्रिएशंस, वहाँ पर किस तरीके से फिजिक्स के लॉज हमारे पास इम्प्लीमेंट किए जाए, उनको समझने का एक बेसिक पैरामीटर है। ठीक है, तो जो टाइम न्यूटन ने कंसिडर करा था और टाइम को उसने कांस्टेंट माना था, वो टाइम एज अ कांस्टेंट ट्रीट नहीं किया जाता है। यही आपके पास STR का या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेसिक कंसेप्ट था। आप ये मानिए कि शुरुआत में जब इंसान ने चीज़ों को समझना शुरू करा होगा, टाइम वगैरह उसने निर्माण करा होगा, घड़ी वगैरह बनाई गई होगी, तो हम सबको ये पता है कि हम जो डेज़, नाइट्स, दिन की जो गणना करते हैं वो पृथ्वी के रोटेशन के बेसिस पर करते हैं। और हमने ये मान रखा है कि पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक परिक्रमा पूरा कर लेता है, अपना एक रोटेशन पूरा कर लेता है, और उसी के आधार पर हम दिन और रात की व्याख्या कर देते हैं। अब अगर कोई दूसरा प्लेनेट है, सपोज जुपिटर की बात की जाए, बृहस्पति की बात की जाए, तो जुपिटर अपनी परिक्रमा, अपना रोटेशन अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स में कंप्लीट करता है, 12 घंटे में कंप्लीट करता है। तो जुपिटर के लिए तो दिन और रात जो होगा वो 12 घंटे के बराबर होगा। तो जैसे जैसे आप अलग अलग जगह पर चलते जाओगे, जो टाइम के पैरामीटर्स हैं, जो टाइम को समझने की प्रक्रिया है, वो भी आपके पास चेंज होती जाएगी। पृथ्वी के लिए जो एक साल है लगभग 365 दिन, 365 डेज़ के बराबर है। वहीं पर अगर किसी दूसरे प्लेनेट की बात की जाए कि सपोज जो आपके पास मरकरी है, बुध है, वहाँ पर जो आपके पास एक साल कंसिडर करा गया, दैट इज़ जस्ट अबाउट 88 डेज़, वो केवल 88 दिनों के बराबर है। यूरेनस की बात कर ली जाए तो 400 सालों के लगभग बराबर होता है। तो जिस पर्टिकुलर पोजीशन पर आप स्टडी करना चाह रहे हो, जिस पर्टिकुलर पोजीशन पर आप सिचुएटेड हो, टाइम उसके अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। ठीक है, हम पृथ्वी पर हैं तो हमने पृथ्वी पर जो पूरा की पूरा टाइम का कैलकुलेशन करा वो अर्थ के रोटेशन के रेस्पेक्ट में किया है, अर्थ के सर्कुलेशन के रेस्पेक्ट में किया है। अगर आप किसी दूसरी जगह पर जाके चीज़ों को स्टडी करना शुरू करो तो हो सकता है वहाँ पर टाइम किसी दूसरी तरीके से वैरी कर रहा हो, किसी दूसरी तरीके से चल रहा हो। इसलिए बोला गया कि टाइम इज़ जस्ट एन इल्यूज़न, समय जो है वह केवल और केवल एक भ्रम है। अब यहाँ पर हम जब STR स्टडी करेंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास नई निकल कर आएंगी, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आएंगी, और हमको वो रिज़ल्ट दिखाई देंगे जो एक तरीके से न्यूटोनियन फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझना इम्पॉसिबल है, वो असंभव है।
इसलिए STR जब हम शुरू करते हैं तो देखिए कोई सी भी थ्योरी बनाई जाती है तो उसके लिए सबसे पहले कुछ बेस माना जाता है, कुछ आधार माने जाते हैं। तो यहाँ पर भी STR से संबंधित 2 आधार माने गए, 2 पोस्टुलेट्स माने गए, 2 अभिग्रहित माने गए, जिसमें पहला अभिग्रहित ये कंसिडर किया गया कि फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं, जो भी हमने पढ़ रखे हैं, जितने भी लॉज बनाए गए हैं, वे सारे के सारे लॉज केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। भौतिकी के सभी नियम केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए ही वैध माने गए हैं। तो ऑल द फिजिकल लॉज इन द फिजिक्स इन द नेचर इज एप्लीकेबल ओनली इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और न्यूटोनियन फिजिक्स भी एक तरीके से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही वैलिड मानी जाती है। हम उसके एप्लीकेशन ज़रूर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास थ्योरी डेवलप की गई, जितने भी लॉज बनाए गए, वो केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही माने गए। तो यहाँ पर STR में जो फर्स्ट पोस्टुलेट हमको कंसिडर करना है, फर्स्ट पोस्टुलेट दिया गया है, वो फर्स्ट पोस्टुलेट, वो फर्स्ट बेस आपके पास यही है कि यहाँ पर हमेशा फिजिक्स के लॉज केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वैलिड माने जाएंगे। अब देखिए इसका एक तरीके से एक्सप्लेनेशन किस तरह से दिया गया कि सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की जाए तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो हैं, जहाँ पर कोई भी बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है, उसको हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रखा है। और जब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। वो दैनिक जीवन में किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र का होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। चाहे से आप माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करो, चाहे से मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करो। एक बहुत ही सीधा सा एग्जांपल है कि सपोज अर्थ पर आप एक सिस्टम स्टडी करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा काम करेगा, फंडामेंटल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस को आप ज़ीरो कंसिडर नहीं कर सकते, वो कम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। तो एक तरीके से किसी भी तरीके का सिस्टम कंसिडर करो, बड़े लेवल का सिस्टम कंसिडर करो, तो वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो काम करेगा ही करेगा। इसी तरीके से अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात की जाए तो वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्सेस काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेस का ज़ीरो होना दैट इज़ अ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थिंग। तो यहाँ पर पहला पोस्टुलेट ये बना दिया गया कि जो फिजिक्स के लॉज लिखे गए हैं दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में ही वैलिड माने गए हैं। सेकंड पोस्टुलेट देखिए क्या कंसिडर किया। सेकंड पोस्टुलेट ये माना गया कि द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, वेदर इट इज स्टेशनरी और इट इज नॉन स्टेशनरी, मीन्स इट इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, द स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात बोली गई कि जो प्रकाश की चाल है, जो प्रकाश का वेग है, वो सभी तरीके के निर्देश तंत्रों में हमेशा कांस्टेंट माना गया है, नियत माना गया है। उस स्पीड ऑफ लाइट पर किसी भी पैरामीटर का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कोई सा भी आपके पास ह्यूमिडिटी वगैरह हो गई, या किसी भी तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन चेंज कर लिए, वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कभी भी चेंज नहीं होगा। स्पीड ऑफ लाइट सभी तरीके के निर्देश तंत्रों में हमेशा कांस्टेंट माना जाएगा, एज अ नियत राशि की तरह उसको ट्रीट करा जाएगा। ये 2 पोस्टुलेट थे और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमको चीज़ों को स्टडी करना था। पहला कि जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है उनमें फिजिक्स के सभी लॉज वैलिड माने गए हैं, और दूसरा कि जो प्रकाश की चाल है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला, वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करने वाला है। अब देखिए जब ये 2 पोस्टुलेट स्टडी करे गए तो यहाँ पर आपके बेसिक इक्वेशंस के लिए कुछ ना कुछ पैरामीटर्स भी कंसिडर किए जाएंगे जो हम स्टडी करते हैं, या एक तरीके से ये मान लीजिए STR का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का वो पहला कंसेप्ट है समझने के लिए। इसके ऊपर हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए हमने बात करी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो लॉरेंज रूपांतरण है, उस लॉरेंज रूपांतरण के अकॉर्डिंग हम STR के लिए, मैकेनिक्स के लिए एक बेसिक फैक्टर्स, बेसिक इक्वेशन डेराइव करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आगे की चीज़ों को स्टडी करा जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है या क्यों इसका रिक्वायरमेंट पड़ा। देखिए फिजिक्स में कई ऐसे इवेंट्स थे जिनको न्यूटोनियन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल था, या अगर एक्सप्लेन करा जाए तो वो रिज़ल्ट हमारे पास गलत प्राप्त हो रहे थे। उन्हीं में से एक था इंटरफेरेंस, व्यतिकरण।
व्यतिकरण को आप मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए न्यूटोनियन फिजिक्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन व्यतिकरण मापी का कंसेप्ट फर्स्ट ईयर में भी अपन ने पढ़ा था। तो जब माइकलसन व्यतिकरण मापी पढ़ा गया तो उसमें व्यतिकरण फ्रिंजों का विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, उसको न्यूटोनियन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल था। तो वहाँ पर एसटीआर की ज़रूरत पड़ी थी, वहाँ पर एक दूसरी थ्योरी की ज़रूरत पड़ी थी। तो उसी के अकॉर्डिंग जब एसटीआर पढ़े गए, इक्वेशंस लिखे गए, तो उनका आधार हमारे पास लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंसिडर किया गया। अब देखिए लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या था कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमको वही चीज़ कंसीडर करनी है जो पोस्टुलेट में कंसीडर की गई थी। सबसे पहले हमने एक रेफरेंस सिस्टम माना, हमारे पास ये एक निर्देश तंत्र है, नाम रख दिया इसका एस एंड दिस इज स्टेशनरी, ये स्थिर निर्देश तंत्र माना गया है। इसी प्रकार से हमारे पास एक दूसरा निर्देश तंत्र हमने कंसीडर करा, ये हमारे पास दूसरा निर्देश तंत्र माना गया, नाम रख देते हैं इसका एस डैश, एंड एस डैश इज मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू वी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एस। जो स्थिर निर्देश तंत्र है, इस स्थिर निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष एस डैश प्लस एक्स दिशा में वी वेलोसिटी के साथ में, वी वेग के साथ में गतिमान है। और ये दोनों ही निर्देश तंत्र स्टेशनरी है, ये दोनों ही निर्देश तंत्र इनर्शियल हैं। यहाँ पर ये स्थिर जड़त्व को फॉलो कर रहा है और ये गतिशील जड़त्व को, ये आपके पास एक तरीके से मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना गया है। वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट कंसीडर कर ली गई। अब देखिए एक पॉइंट हमने कंसीडर करा, दिस इज पॉइंट पी, इसको ओ मान लेते हैं, ये ओ डैश अपने पास है, ये हमारे पास डिस्टेंस लिखा गया निर्देश तंत्र एस के रेस्पेक्ट में, और ये अपने पास डिस्टेंस लिखा गया निर्देश तंत्र एस डैश के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सपोज एस जो था उसके रेस्पेक्ट में हमने कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई, जेड एंड टी कंसीडर करे, और इसी प्रकार से जो एस डैश हमने कंसीडर करा है उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टी डैश कंसीडर करे गए। ऑल वी वांट टू डू, हम केवल ये देखना चाहते हैं कि एक्स डैश और एक्स, इन दोनों में इंटर रिलेशन क्या है, इन दोनों में किस तरीके से संबंध स्थापित करा गया है। अब देखिए यहाँ पर ये एक तरीके से हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए सारे पैरामीटर्स वेरिएबल माने गए हैं। निर्देश तंत्र एस में जो टाइम है वो टी माना गया, एस डैश के लिए टाइम को हमने टी डैश मान रखा है, और किस तरीके से पैरामीटर्स इंटरचेंज होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, उसी की अपन स्टडी यहाँ पर करना चाहते हैं। समझने के लिए ये माना गया कि शुरुआत का मतलब एट टी इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0। ठीक है, जब टाइम का फर्स्ट इंस्टेंट होगा, जब शुरुआती समय क्षण होगा, देन उस पर्टिकुलर कंडीशन पर एस और एस डैश दोनों कोइंसाइड थे, दोनों एक ही जगह पर मौजूद थे। अब जब ये वाली सिचुएशन थी तो दोनों निर्देश तंत्रों के जो ऑरिजन्स हैं, जो मूल बिंदु हैं, वो भी आपके पास संपातीय होंगे, एक ही जगह पर मौजूद होंगे, और उस सिचुएशन में कैमरे का एक फ्लैश जनरेट करा गया, एक लाइट उत्पन्न की गई। ठीक है, अब सेकेंड पोस्टुलेट हमको ये बोलता है कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो एस और एस डैश इन दोनों के रेस्पेक्ट में प्रकाश की चाल कितनी मानी गई, सी मानी गई, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब जैसे ही समय का अगला क्षण आया होगा, जैसे ही समय का अगला क्षण सपोज टी डैश इक्वल टू 1 हुआ होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि एस और एस डैश दोनों संपाती नहीं रह पाएंगे। ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा, क्योंकि ये तो स्टेशनरी है, और एस डैश कितनी दूरी तय कर लेगा, वी इंटू टी डैश दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो जब आपके पास समय का नेक्स्ट इंस्टेंट आया, टाइम का अगला क्षण आया होगा, तो उस इंस्टेंट पर ये दोनों आपके पास निर्देश तंत्र एक दूसरे से अलग हो गए होंगे। अगर दोनों पर हम एक एक ऑब्जर्वर कंसिडर करें, वो ऑब्जर्वर उस लाइट को पॉइंट पी पर पहुंचते हुए देख रहा है। ठीक है, एक ऑब्जर्वर हमने एस पर बिठा रखा है, एक ऑब्जर्वर एस डैश पर बिठा रखा है, और इस सिचुएशन में ये दोनों ऑब्जर्वर लाइट पॉइंट पी पर पहुंच रही है, उस चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, उस चीज़ को देख रहे हैं एक तरीके से। तो दोनों के लिए वो लाइट किस तरीके का बिहेवियर शो करेगी, बिहेवियर ऑल द सेंस कि आपके पास क्या क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे जाएंगे, उसको अपन कंसिडर करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात की जाए कि अगर हम टाइम की बात करें, सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर रेफरेंस एस। रेफरेंस एस के लिए हम चीज़ों को स्टडी करना चाहते हैं।
तो हमारे पास डिस्टेंस तो कंसीडर होगा OP, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी हम c मान लेते हैं, टाइम हमारे पास कितना है, t है, ठीक है। या फिर OP की अगर बात की जाए तो मैथमेटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग OP इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू c इंटू टी, क्योंकि प्रकाश की चाल c है और s के रेस्पेक्ट में टाइम को t माना गया है। इक्वेशन हमारे पास लिखा जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस c स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर रेफरेंस h डैश की बात की जाए, दूसरे रेफरेंस की अपन बात करें, तो दूसरे रेफरेंस में देखो क्या लिखा जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास है O डैश P एंड दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब सेकंड रेफरेंस में टाइम को T डैश माना गया, हमारे पास O डैश P की वैल्यू लिखी जा सकती है x डैश स्क्वायर y डैश स्क्वायर z डैश स्क्वायर माइनस c इक्वल टू c स्क्वायर t डैश स्क्वायर, या फिर हम इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं x डैश स्क्वायर y डैश स्क्वायर z डैश स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर t डैश स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों आपके पास इक्वेशंस लिखे गए फॉर अ रेफरेंस s एंड s डैश। अब अगर हम यहाँ पर ये कंसिडर करें कि s और x डैश के लिए या कोऑर्डिनेट्स के लिए हमको इंटर रिलेशंस प्राप्त करने हैं, तो सपोज हम कंसिडर करें लेट x डैश इक्वल टू अल्फा x प्लस बीटा टी, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z एंड t डैश इक्वल टू गामा x प्लस डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मोशन जो है वो केवल x डायरेक्शन में कंसीडर करा गया है, इसलिए कोऑर्डिनेट भी कौन सा चेंज होगा, x चेंज होगा। साथ ही साथ हमने टाइम को भी चेंजेस बनवाना है, इसलिए t डैश भी हमने टी डैश को भी हमने x और t के रेस्पेक्ट में चेंज होता हुआ माना। जो y डैश और z डैश हैं दैट आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो ये हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट करे जाएंगे बिकॉज द मोशन जो है वो आपके पास केवल x डायरेक्शन में कंसीडर किया गया है। अब देखिए बात यह आ जाती है कि ये अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा जो अपन ने लिखा है ये किसी ना किसी तरीके के कांस्टेंट्स हैं। ये कांस्टेंट ही हमको अचीव करने हैं कि इन कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, किस तरीके से निकाली जानी चाहिए। जब हम उन कांस्टेंट्स की वैल्यू को अचीव करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसको इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन का नाम रख देते हैं हम कि ये जो इक्वेशन हमने बनाए, ये इक्वेशन सपोज हमने लिख ली है नंबर 3। अब अल्फ़ा बीटा डेल्टा गामा इन सब की वैल्यू को कैलकुलेट करा जाए, इक्वेशन 3 में पुट करा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, इफ ऑब्जर्वर इज एट x डैश इक्वल टू 0। हमने ये कंसिडर करा कि ऑब्जर्वर को हमने कहाँ बिठा दिया, x डैश s डैश सिस्टम पर बिठा दिया, उसके ओरिजिन पर बिठा दिया। अब ये जो ऑब्जर्वर होगा वो s के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी के साथ में आगे की ओर मूव कर रहा है। तो अगर ऑब्जर्वर x डैश इक्वल टू 0 है, वो x डैश पर सेकेंड रेफरेंस सिस्टम s डैश के ओरिजिन पर बैठा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इट्स वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम s इज इक्वल टू v। भाई अगर ऑब्जर्वर एच डैश पर बैठा हो तो एस को क्या लगेगा, वो आगे की तरफ जा रहा है क्योंकि एच डैश खुद आगे की तरफ मूव कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ में। और इसी तरीके से ये अपने पास पहला ऑब्जर्वेशन है। तो अगर इस पहले ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को लिखा जाए तो ये देखिए, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को डिफ्रेंशिएट करें तो इक्वेशन 3 के लिए हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन अचीव किया जा सकता है, एक्स डैश एज ए कांस्टेंट ट्रीट करा गया 0 अल्फ़ा डी एक्स प्लस बीटा डी टी, या फिर डी एक्स बाई डी टी डेट इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा। और ये हमारे पास किसके इक्वल है, v के इक्वल है, जो हमने ऊपर कंसिडरेशन किया था। तो हमारे पास ये लिखा जा सकता है बीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा v, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड ऑब्जर्वेशन हम करते हैं कि इफ ऑब्जर्वर इज एट x इक्वल टू 0।
देखिए सेकंड सिचुएशन ऑब्जर्व की गई, इफ़ ऑब्जर्वर इज एट x इक्वल टू 0, इक्वेशंस हमारे पास क्या बना, x इक्वल टू बीटा डी टी एंड t डैश इक्वल टू डेल्टा, सॉरी x इक्वल टू बीटा टी एंड दैट इज डेल्टा टी। ठीक है, x इक्वल टू 0 के लिए हम चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह हमारे पास आ गया डी एक्स डैश इक्वल टू बीटा डी टी, और इसी तरीके से डी टी डैश इक्वल टू डेल्टा डी टी। डिवाइड कर देते हैं दोनों को, डी एक्स डैश बाय डी टी डैश इक्वल टू बीटा अपॉन डेल्टा, जो हमने कंसिडर करा है माइनस वी ऊपर वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो आपके पास बात की जाए बीटा इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को जब हम कंसिडर करते हैं तो इस सिचुएशन में हमारे पास रिलेशन प्राप्त हो गया अल्फा इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, अल्फा इक्वल टू डेल्टा, ये इक्वेशन यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट करके इन चीज़ों को आगे की तरफ सॉल्व करा जाए तो देखिए हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा एक्स डैश इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, इसी तरीके से टी डैश इक्वल टू गामा एक्स प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो पहला रिलेशन हमने देख लिया, अल्फा इक्वल टू डेल्टा है, इक्वेशंस को इस तरह से लिख दिया अपन ने। अब आगे की चीज़ों को सॉल्व करते हैं, तो आगे की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या कंसिडर किया जाता है। कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर हमने कंसिडर करा कि अगर एक्स डैश इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, बीटा टी का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा वी इंटू टी, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स माइनस वी टी, ये हो गया एक्स डैश का वैल्यू। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फा का वैल्यू निकाल कर जब हम पुट करेंगे तो आपके पास आगे की चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा, आगे की चीज़ों को लिखा जा सकता है। तो इस लेक्चर के लिए हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ये वैल्यूज़ अपन को सॉल्व करनी है, और सॉल्व करके जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमारे पास प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे 4 इक्वेशंस हमारे पास बनाई गई, जो अल्फ़ा की वैल्यू हो उसको इक्वेशन नंबर एक्स डैश और टी डैश की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक तरीके से अल्फ़ा का वैल्यू वी और सी की टर्म में कंसिडर कर लिया जाएगा। तो ये जो लेक्चर है ये अपन यहीं कंप्लीट करते हैं, इसके आगे के सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बात क्लियर? आगे के सॉल्यूशंस के साथ में हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और क्या क्या एप्लीकेशंस आपके पास एसटीआर के लिए लिखे जा सकते हैं, उन चीज़ों की एक साथ स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू।